भारत के भूगोल के अंतर्गत 2 टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके थे, जिसके अंतर्गत भारत का स्थिति एवं आकार, दूसरा भारत का भू-आकृतिक या भौतिक संरचना तथा तीसरा का था भारत की नदियाँ। 3 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा। जितने भी पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है या जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी वीडियो एक सिलसिलेवार क्रमानुसार है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम विशेष रूप से नया टॉपिक भारत भूगोल या भारत के भौतिक पर्यावरण या भारत के भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु समझने से पहले हमें भारत के भौतिक स्वरूप और भारत की अवस्थिति और आकार इसके बारे में जानना अनिवार्य है। अतः आप लोगों ने या आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर चैनल में जाइए और वहां से आप वीडियो को सर्च कीजिए और सभी वीडियो को क्रमानुसार देखिए। भारत की जलवायु के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से किन किन चीजों को इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करना है, उनका एक सिलसिलेवार क्रमानुसार एक सिनोप्सिस या रूपरेखा बना दिया गया है, जिसमें पहले मौसम, जलवायु, मौसम एवं जलवायु में अंतर, वायुमंडलीय तत्व जिसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुमंडलीय दाब तथा मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। कारक तो बहुत से हैं, लेकिन जो प्रमुख कारक हैं उनके बारे में, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, हिमालय पर्वतमाला। इसके अलावा मानसून संबंधित भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। मानसून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्य के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद भारत की जलवायु, सबसे पहले मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु दो ऐसे तत्व हैं, मौसम एवं जलवायु दो ऐसे तत्व हैं जो वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में बताता है। ये दोनों जो है वह अलग-अलग सीमाओं और अलग-अलग समय के बारे में इंडिकेट करते हैं। जैसे मौसम जो है वह एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक निश्चित समय और एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित समय या एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत जो वायुमंडलीय दशाएं हैं या वायुमंडल की जो स्थितियां होती है उनके बारे में मौसम बताता है। जबकि जलवायु जो है वह एक लंबे समय में और एक बड़े भूभाग, एक लंबे समय में और बड़े भूभाग के अंतर्गत जो मौसम की एवरेज या औसत दशा होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। यह दोनों के दोनों वायुमंडल के बारे में ही वर्णन करते हैं। जलवायु और मौसम जाति शब्द लगते हैं, परंतु जलवायु एक विस्तृत शब्द के रूप में जाना जाता है या इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जबकि मौसम जो है एक छोटे से क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मौसम मंडलीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में या एक निश्चित छोटे से क्षेत्र के लिए मौसम जो है वायुमंडलीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि एक दीर्घकालिक एक बड़ा भूभाग हो उसके लिए दीर्घकालिक अवस्थाओं के बारे में, वायुमंडलीय तत्वों के बारे में प्रतिनिधित्व करते हैं जलवायु। अर्थात इसे हम कह सकते हैं मौसम वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। वायुमंडल एक छोटे से स्थान के वायुमंडलीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वायुमंडलीय अवस्था को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जलवायु जो है वह एक बड़े भूभाग के अंतर्गत वायुमंडल की दशाओं का वर्णन करता है। मौसम जो है वह वायुमंडल की अल्पकालिक अवस्थाओं के बारे में बताता है, जबकि जलवायु जो है वह वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्थाओं के बारे में बताता है। एक छोटे से क्षेत्र में मौसम जो है एक सप्ताह में या एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, जबकि जलवायु को परिवर्तन होने में कई समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए लगभग 30 से 31 वर्ष तक जो मौसम की औसत दशा है उसे हम जलवायु के श्रेणी में रखेंगे। वायुमंडलीय तत्व, चाहे मौसम कहें चाहे जलवायु कहें, यह दोनों के दोनों वायुमंडलीय तत्वों के बारे में बताते हैं और ये वायुमंडलीय तत्व हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुमंडलीय दाब और पवनी। अगर किसी क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र छोटा हो चाहे क्षेत्र बड़ा हो या कम समय के लिए हो चाहे अधिक समय के लिए हो, अगर एक छोटे से क्षेत्र में और कम समय में अगर तापमान में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो मौसम परिवर्तित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक बड़े से क्षेत्र में और दीर्घकालिक समय में अगर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या हवा, वायुमंडलीय दाब इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन होंगे। अर्थात इसे हम यह कह सकते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में
और कम समय में अगर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप मौसम पूर्णतः प्रभावित होता है। और ठीक उसी प्रकार से एक बड़े से क्षेत्र या बड़े भूभाग के अंतर्गत दीर्घकालिक अवस्थाओं में अगर तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायुमंडलीय दाब इन सब में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हम इसे जलवायु को श्रेणी में रखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौसम और जलवायु के अंतर्गत ये सभी वायुमंडलीय तत्व है और इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन से मौसम और जलवायु परिवर्तित हो सकता है। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यह पल भर में बदलता है, कम समय में बदलता है, जबकि जलवायु जो है वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्था है। वायुमंडल मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, हिमालय पर्वतमाला। इन सब मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की मौसम या जलवायु को प्रभावित करने की अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, हिमालय पर्वतमाला, यह सभी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर हिमालय पर्वतमाला जो है वह भारत की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले अक्षांश, जैसे मान लिया जाए यह ग्लोब है, पृथ्वी है, विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। अर्थात जितना ही उच्च अक्षांश होगा तापमान उतना ही निम्न होगा, या जितना ही निम्न अक्षांश होगा तापमान उतना ही उच्च होगा। या इसको हम इस रूप से कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी या ह्रास होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो जलवायु प्रभावित होंगे, उन्हें विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है या मिल सकता है। इसके बाद है ऊंचाई। समुद्र तल से या धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। इसीलिए यह देखा जाता है कि धरातल के अंदर पर जो तापमान है वह पर्वतीय क्षेत्र के तापमान से अधिक होता है। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र का तापमान धरातल के तापमान से निम्न होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र में हमें सुखद जलवायु या ठंडे प्रदेश, ठंडे क्षेत्र की जलवायु का एहसास होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होता है, और तापमान में कमी होगा तो मौसम तथा जलवायु दोनों प्रभावित होते हैं। वहां का मौसम कुछ अलग प्रकार का वायुदाब, वायु जो है वह दबाव डालती है कि जहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा, जहां पर उच्च वायुदाब में पवनें नीचे उतरती है और निम्न वायुदाब से हवाएं ऊपर की ओर या पवनें ऊपर की ओर जाती है। तो जहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा उस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, अत्यधिक शुष्क प्रदेश माने जाएंगे। जबकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहां बनेगा वहां पर बारिश होगी, अर्थात वहां पर वर्षा होने की संभावना अधिक होगी। पवन गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब हवा गतिशील हो जाता है तो उस स्थिति को हम पवन कहते हैं। होता क्या है कि पवन का काम क्या है, या गर्म और आर्द्र पवन, या गर्म और आर्द्र को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लिया जाए हवाएं, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वाला अत्यधिक तापमान वाला होगा, उच्च वायुदाब वाला कम तापमान वाला होगा, यानी यहाँ पर कम तापमान, यहाँ पर उच्च तापमान। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, अर्थात ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। तो जब यह हवाएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलेगी तो निश्चित है कि यहाँ की जो अत्यधिक तापमान था वह तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा, वह तापमान धीरे धीरे कम होगा। तो इस प्रकार से पौने जो है वह गर्म पौने और आर्द्रता को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्र से दूरी, जैसे जैसे समुद्र से दूरी, जैसे कि भारत के 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो होता क्या है कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता है वैसे वैसे तापांतर अधिक होता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर कन्याकुमारी है और यहाँ राजस्थान है। कन्याकुमारी समुद्र तल से या समुद्र से या हिंद महासागर से नजदीक है, जबकि
समुद्र से अधिक दूरी पर राजस्थान है। तो हो सकता है यहाँ पर दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान कुछ कम, लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 से 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर्गत होगा। लेकिन इस क्षेत्र में जो तापांतर होगा, दिन का तापमान मान लीजिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिन का तापमान मान लीजिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रात का हो सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज्यादा तापांतर होगा। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ता जाता है वैसे वैसे ताप में अंतर होता जाता है, तापांतर होता है। तो इस प्रकार से ताप में अंतर के फलस्वरूप किसी क्षेत्र के अंतर्गत मौसम या किसी क्षेत्र के अंतर्गत जलवायु पूर्णतः प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद महासागरीय धाराएं, महासागरीय जो धारा है, महासागरीय जो जल है वह पूर्णतः गतिशील है। धाराएं हैं जो गर्म धाराएं हैं, गर्म धाराएं जो है वह मान लिया जाए जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर गर्मी ला देते हैं। महासागरीय धाराएं जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर गर्म ला देंगे। जैसे एक आर्कटिक महाक्षेत्र है, वह पूर्णतः ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक महाक्षेत्र यानी ध्रुवीय क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से जमा बर्फ से ढका हुआ है, परंतु वहां पर अटलांटिक महासागर से चलने वाली जो धाराएं हैं वह गर्म धाराएं हैं। जैसे उस क्षेत्र में जाती है तो वहां का जो बर्फ है वो पिघलने लगता है। तो इस प्रकार से धाराएं जो है वह किसी क्षेत्र के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, अर्थात वहां पर जो ठंडी जलवायु था धीरे धीरे वह शीतोष्ण या उष्ण जलवायु में परिणत हो जाती है। इसके बाद है हिमालय पर्वतमाला। भारत की स्थिति में यह देखा जाए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, ये भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला जो है वह साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में ठंडी का एहसास नहीं होता है, इस वाले क्षेत्र में ठंडी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हिमालय पर्वतमाला नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाले जो ठंडी हवाएं हैं उससे कड़ाके की ठंडी होती है। हालांकि ठंडी तो पड़ता है लेकिन उतना ठंडी नहीं है। कारण क्या है? हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला जो है वह भारत के लिए जलवायु को निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले भाग सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए यह उष्ण क्षेत्र बनता है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों अक्षांश, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ, इस वाले भाग में न तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है न तो अत्यधिक ठंडी पड़ती है, अर्थात यह शीतोष्ण जलवायु प्रदेश कहलाएगा। यह प्रदेश शीतोष्ण जलवायु प्रदेश कहलाएगा। जबकि 66.5 डिग्री से ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से ध्रुव तक, 66.5 डिग्री से नॉर्थ से उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर शीत जलवायु। तो मुख्य रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर 3 प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री से ऊपर वाला भाग जो होना चाहिए वह शीतोष्ण होना चाहिए और नीचे वाला भाग, उत्तर वाला भाग जो होना चाहिए वह शीतोष्ण होना चाहिए और दक्षिण वाला भाग जो है वह उष्ण होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है? हिमालय। अगर हिमालय नहीं होता तब ऐसा होता। तो भारत की संपूर्ण जलवायु को उष्ण कटिबंधीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिमालय पर्वतमाला। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हिमालय पर्वतमाला है। मानसून संबंधित तथ्य, मानसून से पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजों को अध्ययन कर लेना होगा। जैसे धरातल जो है वह जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, धरातल जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जहां पर धरातल अत्यधिक गर्म होता है तो उसके बगल में अगर नदी है या समुद्र है उसमें हम देखते हैं तो उसकी अपेक्षा पानी कम होता है। जो क्षेत्र जो है गर्म होगा, जो क्षेत्र गर्म होगा वे हवाएं भी गर्म होगी, धरातल गर्म होगा उससे लगने वाली हवा भी गर्म होगी और गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा ऊपर उठेगी। जो हवाएं ठंडी होती है वे नीचे बैठेगी, ठंडी हवाएं भारी होती है और नीचे बैठेगी। जिस क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है वह वाला क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहलाता है। हवाएं नीचे बैठती है उसे बोलते हैं हम उच्च वायु दाब का क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उच्च वायु दाब का क्षेत्र। एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पर अत्यधिक तापमान है, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान है तो धरातल गर्म होंगे और धरातल जब गर्म होगा तो इस स्थिति में इससे लगने वाली हवाएं गर्म होगी। जब हवाएं गर्म होगी तो हवा गर्म होकर के हल्की होंगी, जब हल्की होंगी तो हवाएं ऊपर उठेगी और जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर बनेगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र।
और जब ये हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठती है तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। फलस्वरूप क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे इस क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे ठंडा के कारण जो हल्की हवाएं हैं वो भारी होने लगती है। जब हल्की हवाएं भारी होने लगती है तो संघनन का रूप ले लेती है, अर्थात बूंद के रूप में बदल जाती है और बूंद के रूप में बदल करके और बारिश होना प्रारंभ होती है। अर्थात जहां जहां निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है वहां पर बारिश निश्चित है कि बारिश होगी। अर्थात हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, अगल बगल में अगर आर्द्रता है तो आर्द्रता लेकर ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती है उनकी ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता है, ठंडक के फलस्वरूप वह बूंद के रूप में संग्रहण प्रक्रिया के फलस्वरूप बूंद के रूप में बदल जाते हैं और बूंद के रूप में बदलने के कारण होता क्या है कि बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात निम्न वायुदाब क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। हाँ, उच्च वायुदाब क्षेत्र में हवाएं जो होती है ऊपर, जब हवाएं ऊपर गई है तो ठंडी होकर के हवाएं धीरे धीरे नीचे उतरती है। जब नीचे उतरती है तो उस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, अर्थात उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहलाएगा, जबकि निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र जो होता है आर्द्रता युक्त क्षेत्र भी हो सकता है या आर्द्रता या इस वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है। इसीलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलता है, इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलता है। हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए धरातल, यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण धरातल गर्म हुआ, धरातल गर्म हुआ तो गर्म होने के फलस्वरूप पवन गर्म हो गया, पवन गर्म हो गया तो पवन ऊपर उठेंगे, पवन ऊपर उठेंगे तो जगह खाली होगा, जगह खाली होगा तो उस जगह को भरने के लिए जहां पर उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर बना है वहां से पवनें चलना प्रारंभ करेगी। तो पवन जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इस पृथ्वी से जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। यही कारण है कि धरातल की तुलना में जो ऊंचे वाला प्रदेश है अत्यधिक ठंडे होते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ, इसे मकर रेखा कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती है, अर्थात इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ता है। यहाँ पर ITCZ का निर्माण होता है, अर्थात एक गर्म क्षेत्र। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा चमकती है। इसके बाद 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, पुनः 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। सूर्य जो है कभी कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर सालों भर गमन करता है। सूर्य की किरणें सीधे लंबवत जहां पड़ेगी ITCZ जो है वहीं चलना प्रारंभ करेगी, अर्थात ITCZ जो रेखा है वह कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर और विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर, मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर और विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर। जहां पर ITCZ का निर्माण होगा अर्थात अत्यधिक गर्म प्रदेश यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होगा, वहां पर बारिश होगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। संपूर्ण पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात सूर्य की किरणें सालों भर लगभग सीधे लंबवत इसी क्षेत्र में पड़ती है, अतः इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी देखने को मिलता है। तो हमारा भारत यहाँ है, ये भारत है, भारत के मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से नीचे वाला भाग जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहां से ऊपर अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की ओर शीतोष्णकटिबंधीय होना चाहिए। अर्थात इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि
चूंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा संपूर्ण पृथ्वी पर जो कर्क रेखा है वो जलवायु विभाजक काम करता है। कर्क रेखा से नीचे वाला भाग उष्णकटिबंधीय और कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा का नीचे वाला भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उसके ऊपर वाला भाग शीतोष्णकटिबंधीय होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कारण है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला जो है वह उत्तर से आने वाली ध्रुवीय हवाएं या साइबेरिया से या रूस से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उस हवा के आने से रुकता है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है। अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक का काम न करके हिमालय पर्वतमाला करता है। हिमालय पर्वतमाला के उत्तर वाला भाग शीतोष्णकटिबंधीय, जबकि हिमालय पर्वतमाला का दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कारण हिमालय पर्वतमाला। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय के साथ साथ मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ मानसूनी जलवायु है। कैसे हम कह सकते हैं? मानसून अरबी भाषा का मौसिन शब्द से लिया गया है। अरबी भाषा का मौसिन शब्द, अरबी भाषा का मौसिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। सर्वप्रथम मानसून शब्द या मानसून के बारे में अध्ययन करने वाले अरबी भूगोलवेता अल मसूदी, अरबी भूगोलवेता जो है अल मसूदी ने मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन किया। भारत में दो प्रकार के मानसून देखने को मिलता है, एक उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा का दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में दो प्रकार के मानसून देखने को मिलता है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून शीत ऋतु में, उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो शीत ऋतु में स्थल से चलती है। चूंकि ये हवाएं जो है वह स्थल से चलती है और भारत में उत्तर पूर्व से आती है, भारत में उत्तर पूर्व से आती है और स्थल से चलती है, इसलिए इन में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून के फलस्वरूप भारत में वर्षा नहीं होती है। परंतु जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। यह उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, अर्थात शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से चलती है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है, भारत में दक्षिण पश्चिम से दिशा से चलती है, इसीलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। भारत में यह ग्रीष्म ऋतु में, भारत में यह ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है। इन हवाओं के फलस्वरूप, इस मानसून के फलस्वरूप भारत में लगभग 90% वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा 90% इसी मानसून के फलस्वरूप होती है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं वह हिंद महासागर से चलती है और यह हवाएं गर्म होती है, तो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके और इस वाले क्षेत्र में घनघोर वर्षा कराती है। क्योंकि यह गर्म हवाएं और गर्म हवाएं जो है आर्द्रता हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके इस वाले क्षेत्र में खूब वर्षा कराती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ। जैसे शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से चल रही है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं दक्षिण पश्चिम से चल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋतु या मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है, अर्थात हवा ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अर्थात उष्णकटिबंधीय होने का कारण क्या है कि भारत का जो जलवायु विभाजक है वह 23.5 डिग्री कर्क रेखा न करके हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनाए रखता है, जबकि मानसूनी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हवाएं जो हैं वह ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन कर लेती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिम मानसून के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती है, जबकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से चलती है।